पीढ़ी है, ऐसा नहीं है कि इसमें सवर्ण समाज को नहीं है, इसमें वो सवर्ण समाज के लोग भी हैं जो भाजपा की सरकार से पीड़ित और दुखी अगड़ा है, वो भी पीढ़ी है। इस प्रकार अगर हम सब देखेंगे तो लगभग इस देश के 90% आबादी इस पीढ़ी के अंतर्गत आती है। अब सवाल उठता है कि इस पीढ़ी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी वजह साफ है, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने देखा ये जो भाजपा की सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, ये जो योगी की सरकार है, जिसके कारण हमारे देश और प्रदेश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, बाबा साहब का संविधान खतरे में पड़ जाता है, हमारे नौजवानों के लिए आरक्षण खतरे में पड़ जाता है, माताओं बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाती है, खिलाड़ियों को अपनी मांग रखने के लिए सरकार से लाठियां खानी पड़ती है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीढ़ी को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास करते हैं। तमाम हम लोगों ने जगह जगह पे चौपाले लगाए और देखा, बात किया, समझा, सभी लोगों ने अपनी अपनी तकलीफें बताई। जो पीढ़ी बनाया गया, उस पीढ़ी को जब तक हम एक बड़ा जन आंदोलन नहीं कर लेंगे, तब तक हमको ये तानाशाही अत्याचारी भाजपा सरकार से मुक्ति नहीं मिल सकती। आप सब जानते हैं, इस देश के युवाओं में, उनकी आंखों में सबसे बड़ा सपना रोजगार होता है, और ये हमारा एक पड़ोसी राज्य है बिहार राज्य, जहां पे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और पहले वो एनडीए में थे। जब वो एनडीए में थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। फिर बाद में उनका मन बदलता है, वो इंडिया में आते हैं और सरकार में श्री तेजस्वी यादव नाम का एक मुख्यमंत्री बनता है, और जो ललकार के कहता है कि हम देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। भर्तियां खोलते हैं, अध्यापकों की नियुक्ति होती है, और उसमें केवल बिहार के नहीं, आपके उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार पाते हैं। जौनपुर के तमाम नवयुवक युवतियां भी आज बिहार में अध्यापक बन के सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपके आसपास के गांव में आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, आप तो यही जानते थे ना कि पहले बिहार के लोग रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आया करते थे। पहले बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में आके रोजगार मांगा करते थे, मजदूरी किया करते थे। आज ये जो योगी जी की सरकार है, जो रामराज वाली सरकार है, उस सरकार के रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग आज रोजगार के लिए बिहार जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने दिखा दिया। खतरा नीतीश कुमार जी को नहीं था, खतरा तो मोदी की सरकार को था, खतरा तो भाजपा की सरकार को था। जब उनको ये समझ में आया कि अगर देश का नौजवान जाग जाएगा और मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल करने लगेगा, तो भाजपा के किसी नेता को चाहे चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने तेजस्वी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और नीतीश कुमार जी को इंडिया से निकालकर एनडीए में मिलाने का काम किया। तो दोस्तों, जो सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती है, उस सरकार को हटाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि नहीं बनती है? मैं समझता हूँ हमारे और आपके बीच यहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों के आंखों में यह सपना रहा होगा कि 2022 के जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनाव में आपका सपना रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन हम 5 लाख वोटों से दूर रह गए। अगर 5 लाख वोट हमें और भी क्या होते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती। तो
अगर हम 22 में चूके हैं तो हम 24 में चूकने ना पाए, क्योंकि ये जो 24 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो आप क्या देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम विपक्षी दलों के जो नेता है वो आपको चेता रहे कि ये आखिरी का चुनाव होगा, ये संविधान के बचाने का चुनाव होगा, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होगा। तो गलत नहीं कह रहे हैं। अगर इस देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी तो निश्चित मान लीजिएगा कि हमारी राज्य की आजादी छिन जाएगी, देश का बाबा साहब का बना हुआ संविधान खत्म कर दिया जाएगा। और संविधान को खत्म करने के रास्ते पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही कदम बढ़ा चुकी है। ये जो बाबा का बुलडोजर वाला कानून है, ये जो लंगड़ा बनाओ उत्तर प्रदेश पुलिस का लंगड़ा बनाओ अभियान चल रहा है, इसमें पीड़ित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उनको दबाने के लिए ही ये संविधान तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वो जो बाबा साहब का संविधान था उसमें जो लोग अपराधी थे उनके लिए सजा थी, लेकिन और उसमें सबको बराबर की सजा थी, वो चाहे दलित समाज का आया था, चाहे मुस्लिम समाज का आया था, और चाहे अगड़ा समाज का होता, चाहे पिछड़ा समाज का होता। लेकिन बाबा साहब ने सबको एक तराजू में तोड़ने का काम किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मोदी सरकार, ये योगी की सरकार भेदभाव लाना चाहती है, इसीलिए बुलडोजर कानून लेके आती है, लंगड़ा बनाओ अभियान लेके आती है। आप बताओ, अगर कोई ओबीसी समाज का रहेगा, अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो उनके घरों पे बुलडोजर चल जाता है। दलित समाज का होगा तो उसके घर बुलडोजर चल जाता है, और मुस्लिम का होगा तो उसके घर में 4 बुलडोजर चली आएगी। लेकिन क्या उनके घरों में बुलडोजर चला? जो भाजपा के मंत्री के बेटे ने अपने थार गाड़ी से 4 किसानों को खुलेआम मौत की नींद सुला दिया, उनके घरों में बुलडोजर चला? क्या उन गैंग रेप के आरोपियों को, जो बीएचयू में बालिका के साथ गैंग रेप के आरोपी हैं, जो गैंग रेप करने के बाद मध्य प्रदेश में जाके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चला? नहीं चला। ये बुलडोजर केवल पीड़ित समाज के लोगों, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो एसटी एससी समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए ये बुलडोजर का कानून लाया गया। ये लंगड़ा बनाओ अभियान आप उठा के देख लो, वो गैंग रेप के आरोपियों के पैर में गोली नहीं मारते हैं। ये पीड़ित समाज के नौजवानों को आजीवन विकलांग करके घर बैठाने की योजना है। ये योगी सरकार की योजना है, ये भाजपा की सरकार की योजना है। अगर हमें और आपको अगर समय रहते हम नहीं चेतेंगे तो निश्चित मानिएगा कि ये जो सरकार है, ये हमारे समाज के लोगों को, क्योंकि इनका तो सपना ही है कि आजादी के पहले वाला भारत चाहते हैं, ये आजादी के बाद वाला भारत नहीं चाहते, वो भारत नहीं चाहते हैं जिसमें बाबा साहब का संविधान चलता है। और हम लोग तो बाबा साहब को मानने वाले लोग, हमने जिस समाजवादी भारत का सपना देखा है, उस समाजवादी भारत के लिए तो सबसे पहले सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था। इसीलिए जब वो देश का संविधान लिख रहे थे, संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान के पहले पे लिखा है कि हम भारत के लोग समाजवादी भारत बनाने के लिए किस संकल्पित है। वो समाजवादी भारत कौन सा है? ये वही समाजवादी भारत है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बैर नहीं करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमें भड़काने का काम करते हैं, तो बताओ वो संविधान के खिलाफ काम करते हैं कि नहीं करते हैं? वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इसीलिए इस देश में धर्म के नाम पे दंगा फसाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम करते हैं। आज हमें उस संविधान को बचाना है, आज हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है। जो संविधान के कारण जो हमें लोकतंत्र मिला, जो हमें आजादी मिली, उसे बचाने का काम हमें 24 में करना होगा। और ये जो निरंकुश शासक है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना होगा। आप देखो, ये जो लंगड़ा बनाओ अभियान चल रहा है, ये आखिर में क्यों किया जा रहा है? क्या किसी गैंगरेप आरोपी को उनके पैरों में गोली मारी सरकार ने? क्या पुलिस ने भाजपा के मंत्री का बेटा था जिसने खुलेआम किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के मारा, उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी? तो ये साफ स्पष्ट दिखता है
कि जो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है वो पीढ़ी के समाज के लोगों को दबाने के लिए है, उनके हक और अधिकार को छीनने के लिए है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारा जो पीढ़ी समाज है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उसके हक सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम सब लोगों को पीढ़ी के समाज के सारे लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि अगर हम 22 में 5 लाख वोटों से चूक गए थे तो 5 लाख वोट की चूक हम ही कभी पूरा कर सकते हैं। हम सब अगर जुटेंगे, जो हमारी छोटी जातियां हैं, जिनके भाजपा के लोगों को यह अहंकार है कि हम उनको धमका लेंगे, हम उनको बहका लेंगे, हम उनको डरा लेंगे, हम उनको खरीद लेंगे, उनको बस अपने साथ मिलाने की जरूरत है और भाजपा की सोच को खत्म करने की जरूरत है। अगर हम अपने देश का संविधान बचाने के लिए एक साथ एकजुट होकर ये जितने भी ओबीसी की तमाम जो छोटी बड़ी जातियां हैं, ये एसटी एससी की जो जातियां हैं, ये जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिस दिन इकट्ठा होंगे तो इस देश को मोदी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। ये आपके हमारे पैसे का खुलेआम दुरुपयोग करते हैं, इनके तमाम तरह तरह के चोचले होते हैं। अगर इनकी बातों को मैं बताने लग जाऊंगा तो कम से कम 6 दिन में यहां लगातार बोलूंगा, तभी मोदी सरकार के खिलाफ बातें कम नहीं होंगी। आपने देखा इन्होंने किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, तरह तरह की अफवाहें फैलाई, कहा कि जो किसानों के नाम पे डीजल पे सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी से जो है टेलीकॉम कंपनी अपने टावर चलाती है, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेकर उसे चलते हैं, कहते हैं कि हम सब्सिडी खत्म कर देंगे तो तेल का दाम घट जाएगा। ये कहते हैं आपको बताया था कि नहीं 2014 में? तो बताओ आज डीजल का दाम कहाँ है? जब इन्होंने सब्सिडियां खत्म कर दी तो डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए? इसका मतलब है कि भाजपा के लोग खुलेआम झूठ बोल रहे थे कि सब्सिडी खत्म होने से डीजल का दाम कम होगा। इस मोदी सरकार से पहले जो सरकार थी उसने किसानों का लगभग मात्र 20,000 करोड़ रुपया माफ किया था और ये भाजपा के नेता किसानों के खिलाफ अनाप बोलने लगे थे, कहने लगे थे कि ये किसान तो अपना ये पैसा सरकारी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इनके सब्सिडी देने के कारण महंगाई होती है। बताओ आज कहाँ महंगाई है? और मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोदी की सरकार केंद्र में बैठी है इसने किसानों का तो रुपया कभी कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन ये जो अंबानी अडानी के हैं, इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके लगभग 8 लाख करोड़ रुपया इनका कर्जा माफ किया। सोचो, एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए है और एक तरफ 8 लाख करोड़ रुपया है, कौन भारी पड़ता है? पहले की सरकारें थी जो हमारे और आपके बारे में सोचती थी, जो किसानों के बारे में सोचती थी, तब किसानों के जेब में पैसे आते थे। आज आपकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन अंबानी और अडानी रोज माला माल होते जा रहे हैं। ये मान के चलिए, ये जो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं वो हमारे आपके लिए काम नहीं करते, वो देश के किसानों के लिए काम नहीं करते, वो देश के नौजवानों के लिए काम नहीं करते, हमारी माताओं बहनों के लिए काम नहीं करते, व्यापारियों मजदूरों के लिए काम नहीं करते हैं। वो तो 18 घंटे काम करते सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, तभी तो उनकी तिजोरियां बढ़ती जा रही है। क्या आप चाहते हो कि ऐसी सरकार रहे? तो ऐसी सरकार को आपको हटाना होगा। ये केवल तरह तरह के चोचले लगाएंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेकिन आपको बहकना नहीं है। आपको इनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। आज एक नकारात्मक आवाज में ये माहौल बनाते हैं, कहते हैं कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक भाजपा जीतती रहेगी। मैं कहता हूं ठीक है भाई, अरे याद कर लो, मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, जाके तुम्हारे जो दादा होंगे, जो पुरखे होंगे, जो पुरनिया होंगे, उनसे पूछना, ये जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, हमारे पास हमारे ऊपर हमारे जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो उनके पास भी बंदूक थे, राइफल थे, तोप थे। भले ही आज भाजपा के पास ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है, जिनका वो धौस देती है, तो याद रखना कि अंग्रेजों के पास भी बंदूक थी,
राइफल था, तोप था, और हम लोगों के पास तो बस वो तीर धनुष और तलवार। फिर भी हमारे पूर्वजों ने लड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर हमें आजादी मिली थी। अगर हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से, अगर हमारे पूर्वज तो बंदूक वाले, राइफल वाले अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि अगर हम लोग भी चाह जाएंगे तो ये ईवीएम और ईडी और सीबीआई वाली भाजपा का भी मुकाबला हम लोग जोरदार तरीके से कर लेंगे, हरा देंगे। मोदी सरकार को हरा देंगे, भाजपा की सरकार को हरा देंगे, अंबानी अडानी का कुछ पैसे को हरा देंगे, और साथ ही साथ ये गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा रचती है उनको भी हराने के काम ये देश की जनता कर देगी। जो पीडीए की जब एकता बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि पीडीए ही हमारा राम। जिस प्रकार हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी तरीके से हम समाजवादी, ये जो पिछड़े समाज के हैं, ये जो दलित समाज के हैं, ये जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए सदैव आगे रहेंगे। ये भाजपा के लोगों की इनकी चालाकियों से आपको बहुत बचने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, आजकल एक नेता चल रहे हैं, सुना है उन्होंने अयोध्या के नाम पे निःशुल्क बस चलाने की शुरुआत की, लेकिन वो इस जौनपुर के नौजवानों को स्कूल जाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था नहीं दिलाई। वो अयोध्या जाने के लिए निःशुल्क बस की सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए था कि वो जब आईएएस बने थे तो अयोध्या जाके बने थे या स्कूल जाके बने थे। वो आज हमारे जौनपुर के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद सारे लोग जानते होंगे कि इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, परिवहन की व्यवस्था तो चकाचौंध थी। भले ही अयोध्या जाने के लिए निःशुल्क बस तो नहीं दिया था, लेकिन इस गांव का एक गरीब आदमी भी अस्पताल जा सके इसके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दी थी। अब आप सोचो कि आपकी प्राथमिकता क्या है? आप बीमार पड़ोगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, या आप बीमार पड़ोगे तो आपको अयोध्या जाने की जरूरत है? ये तय करना आपका काम है। हमारी जो ये मांग है कि पीडीए के सारे लोग जब एकत्रित होंगे, हम अपना हक और अधिकार ले लेंगे। और इनके जो चोचले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चोचले हैं, इनसे हमें और आपको बचने की जरूरत है। जब तक हम सब लोग जागरूक होकर और एक दूसरे को एक साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा पीडीए बहुत बड़ा जन आंदोलन नहीं बनेगा। और हमारा जन आंदोलन इसलिए है, मात्र ये नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बना लें। हमारी सोच है कि हम समाजवादी भारत बना लें, जहाँ पे कोई आपस में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लिंग के आधार पे या उम्र के आधार पे आपस में कोई भेदभाव ना हो। वो समाजवादी भारत का सपना जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, जिसको लोहिया जी ने देखा था, जिसको राजनारायण जी ने देखा था, जिसको जयप्रकाश जी ने देखा था, श्रद्धेय नेताजी का भी वही सपना था, माननीय काशीराम साहब का भी वही सपना था। आज उसी सपने को साकार करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी आगे निकले हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता उनको, हमें उनके संघर्ष में उनका साथ देना होगा और समाजवादी भारत का सपना पूरा करना होगा। जिस दिन समाजवादी भारत का सपना पूरा होगा, उस दिन हमारे देश के नौजवानों का सपना पूरा होगा, उनको रोजगार मिलेगा, हमारे छात्रों का सपना पूरा होगा, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसी जन पंचायत के कार्यक्रम में मुझे बड़ी उम्मीद दिखने लगी। पहले मैं भी सोचता था शायद हम लोग मुकाबला न कर पाएंगे, ये तो बहुत बड़ी ताकत है, इनके पास अकूत पैसा है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं छोटा सराय में पंचायत के कार्यक्रम में था, स्वेटर बस्ती थी, वहाँ 65 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला जो स्वयं पर थी, लेकिन उसकी भी चिंता था, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता थी। और वह स्पष्ट रूप से कहती है कि देख लेना, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। ये सोच सड़क पर महिला की है, वो गांव की महिला की है। तो मैं समझ रहा हूं कि आज अगर हम आपसे कहने लगेंगे, तमाम सारे लोग बताने लगेंगे क्या दिक्कतें,
तो आज हम दिक्कतों का जिक्र करने नहीं आए हैं। इस सरकार से जितनी भी सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का जो समाधान सिर्फ और सिर्फ पीडीए है। जिस दिन पीडीए को हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना लेंगे, ये जो सारी हमारी समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज तो मुझे लगता है कि जब मैंने देखा एक बालाकला गांव है, वहां पे गया था, मौर्य समाज का एक नौजवान लड़का चिंतित दिखा अपने रोजगार के लिए। वो कहता है कि भैया जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो हमको रोजगार नहीं मिल पाएगा। एक नौजवान सिद्दीकपुर में पवन कुमार गौतम, वो हाई इंटर का छात्र है, वो कहता है कि अगर ये सरकार चलती रही तो हमें सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो ये इन बातों का संकेत है कि आज हमारा समाज जाग रहा है। और इनसे सीख लेते हुए मैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से कहना चाहूंगा कि देख लो, अब पीडीए ये जो पीडीए के लोग हैं अब उनकी सोच बदल रही है। पीडीए ने ललकारा है, संविधान में सहारा है, धन धरती और राजपाट में 90% हक हमारा है। जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद।